गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास विज्ञान विषय में नया पाठ चालू करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग जंतुओं में जनन। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जनन वह विधि है जिसके द्वारा कोई भी जीव या सजीव जो है अपनी उत्तरजीविता बनाए रखता है, यानी अपने समान संतान उत्पन्न करता है वो, क्योंकि जिसका भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर वो जनन नहीं करेगा अपने जीवन काल में तो धीरे धीरे धरती से जीव समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार वो अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करता है और इसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। तो आज हम लोग जंतुओं में जनन पढ़ेंगे कि कितने तरीके से होता है। अलग अलग प्रकार से जंतुओं में जनन होता है, क्योंकि शारीरिक संरचनाएं, कोशिकाओं की संख्या, उनके कार्य करने का ढंग, उनका आवाज़, सब कुछ जो है वो अलग अलग है, उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। इसीलिए जनन के तरीकों में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो चलो नवा पाठ स्टार्ट करते हैं विज्ञान में, कक्षा 8 जंतुओं में जनन। देखो आओ परिचय पढ़ते हैं जनन का। आपने पाचन, परिसंचरण, श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इसके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक सजीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, यानी उसे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया था हमने, ठीक है ना। जनन के प्रक्रम के विषय में कि प्लांट्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है या जनन होता है। जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जनन क्या है एवं क्यों आवश्यक है। तो जनन किसी भी जाति या स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, यानी उसकी धरती पर अस्तित्व या कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जो है आवश्यक होता है। कल्पना कीजिए यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। अगर जनन नहीं होता तो बिल्कुल धरती से धीरे धीरे सभी जीव समाप्त हो जाते। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। चलिए जनन की विधियाँ देखते हैं। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 9.1 में भरने का प्रयास कीजिए। जैसा कि क्रम संख्या 1 एवं 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली यानी कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलोट और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो देखो यहाँ से ये हो गया आपका जनन के प्रकार, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। आओ देखिए सारणी 9.1 में कैसे। देखो जंतु, मनुष्य, संतति, बच्चे को जन्म देता है या अंडे देता है? बच्चे को, इसलिए शिशु लिखा है। बिल्ली आपको पता है शिशु को जन्म देती है। कुत्ता शिशु। तितली क्या है? कैटरपिलर यानी इल्ली या लार्वा होगा, अंडा देगी पहले। फिर मुर्गी से चूजा निकलता है ना। गाय का बछड़ा होता है या बच्चा होता है। और मेंढक जो है वो किसको जन्म देते हैं? मेंढक भी अंडे देते हैं और उनसे भी लार्वा निकलता है। तो इस तरह से देखिए आप लैंगिक जनन पढ़ेंगे हम लोग। लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा, क्योंकि दोनों ही युग्मक जब मिलते हैं निषेचन के द्वारा तब नया जीव बनता है, यानी युग्मनज या भ्रूण बनता है। कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग यानी भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन अंग अथवा भाग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर के, ये देखो जंतुओं में जनन की विधि है। यहाँ से ये पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर यानी आपस में जुड़ करके युग्मनज विकसित करते हैं। यह एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। ये लैंगिक जनन की परिभाषा है आपकी। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। देखो सबसे पहले नर में जनन अंग कौन सा होता है वो देखेंगे। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक लिंग होता है। चित्र 9.1 वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक कहाँ बनते हैं? शुक्राणु जिनको कहते हैं वो वृषण में बनते हैं, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं? नर युग्मक को जो अगुणित कोशिका है शुक्राणु है। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। चित्र 9.2 को देखिए जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं
पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं, यानी शुक्राणु भी एक अगुणित कोशिका ही है। और ये आपको नर जनन अंग का चित्र यहाँ से बनाना है। आज इसके विभिन्न भाग लिखने हैं। ये शुक्राणु का चित्र है। दोनों ही पूछे जाते हैं कि एक शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। 3 भाग होते हैं शुक्राणु के, सिर, मध्य भाग और पूंछ। मानव शुक्राणु है ये, ठीक है। और पहली पूछ रही कि शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अगला जो है वो है मादा जनन अंग, है ना। ये नर जनन अंग था और ये मादा जनन अंग है। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय देख रहे हो, ये यहाँ पर ये अंडाशय है दोनों आपके, एक जोड़ी यानी 2, और 2 ही ये क्या हैं, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी है। दोनों फैलोपियन ट्यूब से ये होती है अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, ठीक है। तथा गर्भाशय होता है। गर्भाशय दे रखा है, देखो ये चित्र है, चित्र 9.3 में। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। अंडे कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। ये देख रहे हो आप, दोनों ट्यूब में हाथ जैसी संरचना पकड़ रखी है इनको, ठीक है। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु या डिंब कहते हैं। चित्र 9.4 में देखिए एक मादा अंडाणु या युग्मक कैसा दिखता है, ठीक है। मानव यानी स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। आपको पता है 2 ट्यूब होती है मादा में, और हर 1 महीने में एक ही ट्यूब में, किसी एक ट्यूब में अंडा बनता है ना, अंडाशय में, और अंडवाहिनी में जाता है, ठीक है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है, यानी जब अंडवाहिनी में ये अंडा होता है तो वहाँ तक जब शुक्राणु पहुँचता है, जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है, उससे जो युग्मनज बनता है वो फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है, वहीं उसका विकास होता है और वहीं वो शिशु बनता है। जहाँ शिशु का विकास होता है, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। ये देखिए आप, मादा अंडाणु है, ये भी एकल कोशिका है, शुक्राणु भी एकल कोशिका है ना। पूज्यों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे में। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा, और यहाँ से बहुत चैप्टर आपका चालू हो गया है, इम्पोर्टेंट और करने के लिए बहुत है। देखो 4 तो चित्र बनाने हैं आपको, एक तो मादा जननांग का, एक नर जननांग का, और शुक्राणु और अंडाशय का अलग अलग, और इनके भागों का वर्णन करना है। यानी आज और कल 2 दिन में आपको क्या क्या काम करना है। आज तो आपको नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों का चित्र बनाकर उनका वर्णन करना है। कल आपको क्या करना है, मादा जनन तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन करना है और उसका चित्र बनाना, नामांकित बड़ा सा सुंदर सा। ओके स्टूडेंट्स।